विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर अपने कोष्ठक रचना के सवाल सीखे थे। आज अपने आकृतियाँ क्या होती है, आकृति का महत्व, उनकी मर्यादाएं एंड टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, जब सूचना को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना हो तो आप क्या करते हो, सरल रूप से प्रस्तुत करना हो तो अपने वर्गीकरण, कोष्ठक रचना और आकृति का उपयोग करते हैं। तो उसके अंदर डायग्राम का उपयोग कब करेंगे? तो विशाल और जटिल सूचना को सरलता से समझा जा सके। जब आपके पास में विशाल परिमाण में सूचना हो और समझ में ना आ सके, ऐसी जटिल सूचना हो, तो उसको सरलता से समझा जा सके एवं उसे आकर्षक ढंग से क्या है, प्रस्तुत करता साधन अर्थात आकृति। ओके, तो जब आपके पास जटिल सूचना हो, विशाल परिमाण में सूचना हो और उसको आकर्षक ढंग से समझ में आ सके, इस प्रकार सरलता से समझाना हो, तो उस समय अपने क्या करते हैं, डायग्राम का उपयोग करते हैं, आकृतियों का उपयोग करते हैं। तो आकृति कहाँ कहाँ उपयोगी, आकृतियों का महत्व क्या है, आकृति किस प्रकार उपयोगी बनती है? तो पहला है कि सूचना को आकर्षक और संक्षिप्त रूप में आकृति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर? दूसरा, जब लंबे समय तक आपको सूचना याद रखनी हो, ओके, देखी हुई चीज़ जो होती है वो लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक क्या करती है, याद रहती है। तो दीर्घकालीन समय तक यदि आपको कोई वस्तु याद रखनी है, सूचना याद रखनी है, तो दीर्घकाल तक याद रखने में आकृति क्या करती है, मदद रूप बनती है। जब आपके पास अलग अलग प्रकार की जानकारी हो और आकृतियों द्वारा उसको प्रस्तुत करके उसको सरलता से क्या है, तुलना की जा सकती है। अध्ययन में समय की क्या होती है, बचत होती है। यदि आकृति द्वारा आप उस सूचना को प्रस्तुत करोगे तो क्या होगा, समय की बचत होगी। अशिक्षित, कम पढ़े लोग और बालकों को कोई सूचना को समझाने में आकृति क्या करती है, मदद रूप बनती है। सरलता से आप आकृति की मदद से अशिक्षित व्यक्ति को या कम पढ़े व्यक्ति को या बालकों को सूचना समझा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। आकृति जो होती है वो धंधे के अंदर प्रभावशाली विज्ञापन का क्या करती है, कार्य करती है। क्लियर? सबसे जरूरी जो है आकृति का महत्व अगर देखें तो आकृति द्वारा जब सूचना प्रस्तुत की जाती है तो आकृति के अंदर किसी भी प्रकार का भाषा का कोई बंधन नहीं होता है। ओके, तो बिना किसी लैंग्वेज का ज्ञान रखे हुए भी आप आकृति द्वारा सूचना दे सकते हो, जानकारी दूसरे को समझा सकते हो। आकृतियों का मर्यादा को देखें तो यदि आकृति व्यवस्थित ढंग से बनी ना हो या आकृति का निर्माण करने में सावधानी न रखी गई हो तो आकृति बहुत बार क्या करती है, अनुचित मार्ग के अंदर क्या करती है, अपने को ले जाती है। यानी सूचना जो आपको देनी हो वह मार्ग, वह जानकारी उसको मिल पाती नहीं है। ओके, दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि दृष्टि भ्रम से भ्रमित हो सकता है सामने वाला व्यक्ति यदि आकृति को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत न किया गया हो तो। ओके, और सूचना की सचोटता जो है वो आकृति द्वारा क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यानी जितनी डिटेलिंग के अंदर सूचना अगर देनी हो तो आकृति वहाँ उपयोगी बनती नहीं है। तो ये सभी इसकी सभी मर्यादाएं। महत्व के अंदर खास याद रखना है कि सूचना आकर्षक और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, सरलता से तुलना की जा सकती है, समय की बचत होती है, राइट है। अशिक्षित, कम पढ़े लोगों, बालकों को सरलता से समझा सकते हैं। ये प्रभावशाली विज्ञापन का क्या है, एक मार्ग है और इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं होता है। मर्यादा के अंदर ध्यान रखना है कि यदि सूचना को व्यवस्थित ढंग से आकृति द्वारा प्रस्तुत न किया गया हो तो वो क्या करता है, अनुचित मार्ग के अंदर ले जाता है, दृष्टिभ्रम से भ्रमित व्यक्ति हो सकता है और सूचना की सचोटता क्या होती है, इसके अंदर लुप्त हो जाती है। फिर विद्यार्थी मित्रों, अपने को समझना है टाइप्स ऑफ डायग्राम यानी आकृतियों के प्रकार। तो किस किस प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर आपको दी गई है। तो आकृति के प्रकार को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक आयामी यानी एक मापी आकृति, द्विआयामी द्विमापी आकृति और फिर है चित्राकृति। एक आयामी आकृति के टोटल 4 प्रकार हैं। सरल स्तंभाकृति, बहुगुणी स्तंभाकृति जिसको अपने पास पास की स्तंभाकृति भी बोलते हैं, फिर है सरल विभाजित स्तंभाकृति और प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति। ये एक आयामी के प्रकार हैं। द्विआयामी आकृति के 2 प्रकार है, वृत्त आकृति और वृत्तांश आकृति। और चित्रों द्वारा यदि सूचना को प्रस्तुत किया जाए तो उसे अपने बोलते हैं चित्राकृति। क्लियर? अब स्तंभाकृति क्या है उसको भी अपने समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपने स्तंभाकृति यानी बार डायग्राम, जिसको अंग्रेजी में बार डायग्राम कहते हैं। तो विविध स्थान, समय या वस्तुओं के लिए एक ही चल लक्षण की जानकारी यदि आपको दी गई हो तो वहाँ अपने सरल स्तंभाकृति का उपयोग
करते हैं। यहाँ खास ध्यान रखना है कि जब एक ही चल लक्षण आपको दिया गया हो, क्या दिया हो, एक ही चल लक्षण दिया गया हो, तो उस समय अपने सूचना को स्तंभाकृति द्वारा क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बहुगुणी स्तंभाकृति यानी क्या, इसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो विविध स्थान, समय या वस्तुओं के लिए एक से अधिक चल लक्षण दिए हुए, एक से अधिक गुणधर्म आपके पास में हो, तो उस समय क्या करते हैं, अपने बहुगुणी स्तंभाकृति मल्टीपल बार डायग्राम या फिर जिसे पास पास की स्तंभाकृति कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। फिर है सरल विभाजित स्तंभाकृति यानी सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। विविध स्थान, समय या वस्तुओं के लिए कुल जानकारी और परस्पर संबंधित उपसूचना को प्रस्तुत करने के लिए अपने क्या करते हैं, सरल विभाजित स्तंभाकृति का उपयोग करते हैं। जैसे दो परिवार की जानकारी आपके पास में दी गई हो, उनके खर्च की जानकारी हो, तो उन्होंने खर्च कहाँ कहाँ पर किया गया हो, तो अलग अलग विभाग दिए गए हो, तो इस पर अपने क्या करते हैं, उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसको अपने सरल विभाजित स्तंभाकृति कहते हैं। उसके बाद है प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति यानी परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। तो कुल सूचना की उप सूचना की तुलना करने के लिए बहुत बार क्या होता है, सरल विभाजित स्तंभाकृति से आप तुलना नहीं कर सकते हो, तो उस समय अपने क्या करते हैं, दी हुई जानकारी को प्रतिशत में डिवाइड करके क्या करते हैं, सूचना की तुलना करते हैं। तो कुल सूचना की उप सूचना की योग्य तुलना करने के लिए प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये थे आपके एक आयामी आकृति के प्रकार, स्तंभाकृति, बहुगुणी स्तंभाकृति, सरल विभाजित स्तंभाकृति और प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति। उसके बाद द्विआयामी आकृति में पहला प्रकार क्या था, वृत्त आकृति, जिसको अपने सर्कल डायग्राम कहते हैं। तो सूचना यदि अत्यंत बड़ी हो, क्या हो, विशाल परिमाण में सूचना हो, और दो या दो से अधिक जानकारी के बीच में जब ज़्यादा अंतर हो, तो अपने सूचना को क्या करते हैं, वृत्त के अंदर वृत्त आकृति का उपयोग करके सूचना को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद लास्ट है वृत्तांश आकृति यानी पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम क्या होता है बेटा, कि जब आप किसी वस्तु, स्थान या समय काल हेतु उप सूचना अत्यधिक बड़ी हो और उसे विभाजित स्तंभाकृति द्वारा क्या है, प्रस्तुत न किया गया हो, तो उसके स्थान पर अपने क्या करते हैं, वृत्तांश आकृति का उपयोग करते हैं। अपने 360 का क्या करते हैं, एक वृत्त तैयार करके उसमें जानकारी को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जिससे अपने वृत्तांश आकृति या पाई डायग्राम कहते हैं। क्लियर। तो ये था आपका आकृति किसे कहते हैं, आकृति का महत्व, मर्यादाएं, आकृति के प्रकार। आकृति के प्रकारों में एक आयामी आकृति में स्तंभाकृति, बहुगुणी स्तंभाकृति, सरल विभाजित स्तंभाकृति और प्रतिशत विभाजन स्तंभाकृति देखी, और द्विआयामी आकृति के अंदर वृत्त आकृति और वृत्तांश आकृति देखा। चित्राकृति का उपयोग अपने जब चित्रों के द्वारा जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो उस समय अपने चित्राकृति द्वारा भी सूचना को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर। होप्स हो कि आपको ये आकृति का अर्थ, महत्व, मर्यादाएं और आकृतियों के प्रकार समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 सूचना के प्रस्तुतिकरण के अंदर स्वाध्याय 2.3 के अंदर आपको आकृतियों से संबंधित सवाल दिए गए हैं। इसके अंदर आज अपने पढ़ेंगे सरल स्तंभाकृति, उसके बाद बहुगुणी स्तंभाकृति और सरल विभाजित स्तंभाकृति के सवालों को गिनने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय 2.3 के अंदर आपको सवाल नंबर 2 दिया गया है। आपके पास में क्या है कि किसी एक कंपनी के वर्ष और लाभ के आंकड़े आपके पास में हैं, और इसको आपको क्या करना है, योग्य आकृति द्वारा क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास वर्ष और एक ही प्रकार का चल लक्षण दिया हुआ है, यानी लाभ आपके पास में दिया गया है। तो इसके ऊपर से आपको क्या करना है, सरल स्तंभाकृति तैयार करनी है। अब जब भी अपने आलेख तैयार करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों को आपको खास ध्यान में रखना है। आलेख के अंदर 2 अक्ष होते हैं, एक होता है ओ एक्स और एक होता है ओ वाई अक्ष, राइट है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी, आलेख हमेशा पेंसिल से आप ड्रॉ करो, राइट है। यहाँ आपको व्यवस्थित दिखे इसके लिए मैं पेन का उपयोग कर रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि जब भी अपने एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कौन सी जानकारी ले रहे हैं उसको स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे मैंने वाई अक्ष पर क्या लिया है, लाभ लिया है, और एक्स अक्ष पर मैंने क्या लिया है, वर्ष को लिया हुआ है। तीसरा जो स्केल माप है वो क्या होता है, निश्चित होना चाहिए, राइट है, समान होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने अंतर देखिए, तो एक एक का अंतर मैंने लिया है, तो अंतर कैसा आना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इन बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर क्या करना है, आलेख बनाना है, स्तंभाकृति तैयार करनी है। क्लियर।
तो यहाँ देखिए आपके पास वर्ष दिया है 2010, 2011, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ पे अपने क्या ले लेंगे, वर्ष को ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपने लाभ को ले लेंगे। अब स्केल माप लेते समय सबसे पहले आप देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या दी हुई है -2 और सबसे बड़ी दी हुई है 10। अब माइनस में है तो यहाँ ऊपर अपने प्लस में लेते हैं, नीचे क्या करते हैं माइनस में ले लेते हैं। तो -2 तक दिया है तो नीचे अपने ले लिया 0, -1 और -2 और ऊपर कहाँ तक जाना है आपको 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनके बीच में अपने एक एक सेमी का क्या किया है, अंतर रखा हुआ है। क्लियर। आप x अक्ष पर और y अक्ष पर क्या लेते हो तो वो प्रमाणित नाम माप करके व्यवस्थित आपको दर्शा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाया है कि x अक्ष पर मैंने क्या लिया है, वर्ष लिया है और y अक्ष पर मैंने 1 सेमी बराबर 1 करोड़ रुपए क्या किया है, प्रमाणित माप लिया गया है। जब भी आप आलेख तैयार करो तो उसका व्यवस्थित टाइटल आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल डाला हुआ है कि वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक का एक कंपनी का वार्षिक लाभ दर्शाती क्या है, ये स्तंभाकृति है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि टाइप्स ऑफ डायग्राम कौन सा है, तो ये सरल स्तंभाकृति है। क्लियर। तो चलिए स्तंभाकृति तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं अपने वर्ष कौन सा, 2010 को। तो 2010 के अंदर आपको कितना लाभ दिया हुआ है, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का एक स्तंभ आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हो रहा है आपका 10, तो यहाँ पे एक स्तंभ तैयार कर लेते हैं। ये हो गया आपका स्तंभ तैयार। क्लियर। तो स्तंभाकृति के अंदर अपने स्तंभ तैयार करते हैं, इसको अपने दंड चित्र भी कहते हैं। राइट। ये कौन से वर्ष का हो गया, वर्ष 2010 का। तो यहाँ लिख लेते हैं 2010। क्लियर। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्तंभाकृति तैयार कर रहे हो तो सभी स्तंभों के बीच में गैप जो होता है वो भी कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 2011 में कितना है बेटा, 5 है। तो चलिए 5 तक अपने बना लेते हैं। यहाँ हल्का सा अपने ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट कर देते हैं, ताकि अपने को पता चले कि यहाँ तक आपको क्या करना है, डायग्राम और बार तैयार करना है। चलिए ये हो गया आपका 5 का। क्लियर। उसके बाद आपको दिया है -2। तो -2 अपने नीचे है, तो ये जो बनेगा वो बार नीचे बनेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका -2। क्लियर। ये हो गया आपका -2। ये वर्ष 2011 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2011। ये कौन सा वर्ष का है, 2012 का। तो यहाँ लिख लेते हैं 2012। क्लियर। अब 2013 के अंदर कितना है, 4। तो चलिए 4 का ले लेते हैं अपने। यहाँ 4 से स्टार्ट किया, ये हो गया आपका 4 का एक स्तंभ तैयार। क्लियर। उसके बाद 2014 में कितना दिया है, 8। तो चलिए 8 का एक स्तंभ तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 8 का एक स्तंभ तैयार। ये हो गया आपका 8 का। उसके बाद कितना दिया है आपको, 6। तो 6 का एक स्तंभ तैयार कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 6। तो 6 का एक स्तंभ यहाँ पर तैयार कर लीजिए। क्लियर। इसको बोलते हैं सरल स्तंभा आकृति। अब आपने देखा होगा कि सभी, देखिए सभी जो स्तंभ के बीच में अंतर कैसा है, समान है। दूसरा, ये जो स्तंभ की चौड़ाई जो है, राइट है, वो भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो एक निश्चित माप आपको ले लेना है। जब भी दी हुई जानकारी के ऊपर से आपको देखना है कि जब आप स्केल माप लो तो आलेख बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी होना चाहिए नहीं। अपने 2 4 6 8 10 लेके छोटा बना नहीं सकते हो, या फिर आप एक एक गैप छोड़ के बहुत बड़ा भी बना सकते नहीं हो। तो एक निश्चित माप आपको लेकर, ओके, ध्यान में रखकर फिर आपको क्या करना है, आलेख तैयार करना है। स्तंभ की चौड़ाई सबके अंदर कैसी आनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि माइनस में दिया हो तो आप नीचे रिवर्स में -1 -2 का स्तंभ तैयार करेंगे। दी हुई जानकारी यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, ओके, प्रमाणित माप x अक्ष पर क्या लिया, y अक्ष पर क्या लिया, ये सभी जानकारी आपको व्यवस्थित आलेख के अंदर दर्शानी है, जिससे चेकर आपका एक भी नंबर ना काटे। क्लियर। दूसरे नंबर पे अपने को करना है बहुगुणी स्तंभा आकृति। तो देखिए इसी के अंदर आपको सवाल नंबर 3 दिया गया है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपके पास कंपनी दी हुई है ABCD और उसके क्या दिए हुए हैं, निश्चित बंद भाव दिए हुए हैं। तो चलिए इसकी बहुगुणी स्तंभ आकृति का भी एक सवाल अपने करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। तो यहाँ आपके पास में क्या है, कंपनी दी हुई है ABCDE
और उसके बाद अंश का बंध भाव दिया हुआ है और 15 दिन के बाद अंश का बंध भाव दिया है, यानी एक से अधिक क्या आपके दिए लक्षण दिए हुए हैं। तो यहाँ आपने क्या करेंगे, पास पास की स्तंभाकृति या फिर बहुगुणी स्तंभाकृति तैयार करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना के रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने ले लिया वाई अक्ष और यहाँ पे लिया है आपका एक्स अक्ष, राइट है। एक्स अक्ष पर मैंने लिया हुआ है कंपनी को और वाई अक्ष पर को मैंने लिया है अंश का बंध भाव। सबसे पहले देख लेना है कि जब भी आप स्केल माप लो तो दोनों जानकारी के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, नीचे वहाँ 10, और सबसे बड़ी जानकारी कौन सी है आपके पास में 150। क्लियर, दोनों के अंदर देखना है, किसी एक के अंदर नहीं देखना है, क्योंकि दोनों स्तंभ आपको पास पास बनाने हैं, बहुगुणी अपने क्या कर रहे हैं, स्तंभाकृति तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 150 है, राइट है। तो आपको क्या करना है, 10 से 150 तक का करना है। तो यहाँ मैंने 20-20 का अंतर लिया हुआ है, राइट है। तो 2 सेमी का अंतर छोड़ा है ताकि आलेख बहुत छोटा न बने। तो यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 तक, ओके, वहाँ तक 150 आपका आ जाएगा। प्रमाणित माप यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि प्रमाणित माप में मैंने एक्स अक्ष पर क्या लिया हुआ है, कंपनी ली हुई है। ये खास आपको दर्शाना है, सवाल जब भी आप करो तो एक्स पे क्या लिया है, वाई अक्ष पर क्या लिया है आपने। तो यहाँ मैंने कंपनी ली है, वाई अक्ष पर मैंने क्या किया है, 2 सेमी का अंतर छोड़ा है। तो 2 सेमी बराबर क्या किया है, 20 करोड़ 20 रुपये लिया है, जो डिफरेंस है उसका 20 रुपये है। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने करते हैं ए का। तो ए के अंदर कितना दिया है आपको, 40 दिया हुआ है। कितना दिया है, 40। तो यहाँ आपने ले लेते हैं 40 तक। तो ये हो गया आपका 40 का एक स्तंभ तैयार। अब इसी के पास में आपको 15 दिन के बाद का कितना दिया हुआ है, 60। तो 60 का बना देना है। दोनों स्तंभ आपको एक ही स्तंभ पास पास में बनाना है, इसके लिए उसी स्तंभ का उपयोग करना है। ये हो गया आपका 60 का। देखिए इस प्रकार आपको तैयार करना है, 40 और 60। क्लियर, दूसरी जो लाइन है वो आपको पास पास में होनी चाहिए, दोनों अलग अलग आपको बनाना नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कौन सी कंपनी का बनाया, ए। तो यहाँ आपने ले लेते हैं ए। क्लियर, यहाँ पे भी खास ध्यान रखना है कि स्तंभों की चौड़ाई कैसी आनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अब बी कंपनी में देखिए पहले कितना दिया है, 20, और फिर कितना दिया है, 30। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं अपने 20 और फिर कितना ले लेते हैं, 30। 30 यानी 40 और 20 के बीच में यहाँ पे कितना आएगा, 30। क्लियर, तो यहाँ अपने स्तंभ तैयार कर लेते हैं। ये हो गया आपका 20 का, सॉरी 20 का बड़ा बन गया थोड़ा सा, यहाँ हो गया 20 आपका, और ये हो गया आपका 30। ओके, ये कितना है आपका 20 और ये कितना है 30। यहाँ पे लिख लेते हैं 40 और ये कितना है आपका 60। ये हो गया कंपनी बी का। क्लियर, अब कंपनी सी के अंदर देखिए आपका कितना दिया हुआ है, 100 और 150। तो यहाँ आपने ले लेते हैं 100, ओके, और 150 यानी 160 और 140 के बीच में यहाँ ले लेते हैं आपका 150। क्लियर, तो चलिए स्तंभ तैयार कर लेते हैं अपने पास में। ए हो गया आपका 100 और एक आपका क्या करेंगे, 150 का स्तंभ तैयार करेंगे। ये हो गया आपका 150 का। क्लियर, ये 100 और ये कितना हो गया 150। यहाँ जानकारी को आप दर्शा दो ताकि और ज़्यादा स्पष्टता हो जाए। ये 100 हो गया, 150 हो गया, दोनों स्तंभ पास पास में, सबकी चौड़ाई समान है, अंतर भी कैसा है, समान है। फिर अपने चलते हैं, कौन सी कंपनी का हो गया, सी। डी के अंदर देखिए क्या दिया है, 80 और 60। तो यहाँ आपने ले लेते हैं 80 और 60 अपना नीचे है, तो यहाँ कर देते हैं 60। क्लियर, तो एक स्तंभ बड़ा है पहला वाला और फिर उसके बाद में दूसरा स्तंभ क्या है, छोटा दिया गया है यहाँ पे आपको। ये हो गया आपका 80 का और ये हो गया आपका 60 का। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा आपको मैं कैसे कर रहा हूँ। ये हो गया कंपनी डी का। ओके, अब चलते हैं कंपनी ई में। 30 और कितना है 10। तो 30 कहाँ पे आएगा, 40 और 20 के बीच में, यहाँ ले लो आप 30 और कितना है 10 है, 10 तो नीचे आएगा बेटा, तो यहाँ करेंगे अपने 10। क्लियर, तो चलिए यहाँ ले लेते हैं अपने 30 और एक छोटा सा बन गया आपका 10 का। ओके, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 10। क्लियर, तो ये हो गई आपकी पास पास की स्तंभाकृति यानी बहुगुणी स्तंभाकृति जिसे कहा जाता है। क्लियर, खास ध्यान रखना है कि दोनों स्तंभ अपने पास पास में होने चाहिए। वहाँ आपको नीचे ध्यान देख लेना है, स्तंभों की चौड़ाई कैसी आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, सभी के बीच में अंतर कैसा आना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर,
अब यहाँ क्या करना है, आपने पहला स्तंभ कौन सा है, दूसरा स्तंभ कौन सा है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग डिजाइन द्वारा अलग करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा बेटा कि ये कौन सी अंश का बंध भाव है और ये 15 दिन के बाद का अंश भाव है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, डिजाइन द्वारा, अलग अलग डिजाइन द्वारा आप दोनों को अलग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शेर का बंध भाव, तो यहाँ एक निश्चित मैं इसको डिजाइन दे देता हूँ इस प्रकार की। तो ये जो डिजाइन है ये क्या बता रहा है, शेर का बंध भाव बता रहा है। और एक डिजाइन मैं इस प्रकार की तैयार कर रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा है, आपका 15 दिन के बाद का अंश का बंध भाव बता रहा है। क्लियर। तो आप पहले जो स्तंभ है उस पहले स्तंभ में इस प्रकार की डिजाइन तैयार करेंगे और दूसरा जो स्तंभ है वहाँ पर इस प्रकार की डिजाइन तैयार करेंगे, तो दोनों स्तंभ क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक में मैं करके बताता हूँ आपको, तो और ज़्यादा आपको स्पष्ट होगा। जैसे पहले में मैंने क्या किया, इस प्रकार की डिजाइन तैयार की। यहाँ प्रथम स्तंभ में सबके अंदर आपको इसी प्रकार की डिजाइन तैयार करनी है, अलग अलग नहीं करना बेटा, नहीं तो अलग हो जाएगा। फिर दूसरे में आपको क्या करना है, इस प्रकार की डिजाइन तैयार कर लेनी है। चलिए देखते हैं कैसा बनता है ये हो गया आपका दोनों स्तंभ अलग अलग। तो आपको स्पष्ट हो गया कि अंश का बंध भाव 15 दिन पहले का और 15 दिन के बाद का कौन सा है। तो यहाँ दूसरे स्तंभ में इस प्रकार की आकृति और डिजाइन आपको बनानी है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं बहुगुणी स्तंभाकृति या फिर पास पास की स्तंभाकृति। क्लियर। ये चीज़ें आपको खास ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो आपको दिया है वो है विभाजित स्तंभाकृति। ओके, कौन सी, विभाजित स्तंभाकृति। तो चलिए विभाजित स्तंभाकृति का भी अपने एक सवाल करते हैं। तो विभाजित स्तंभाकृति का सवाल करने के लिए ऑलरेडी मैंने आलेख यहाँ पे तैयार किया हुआ ही है। आपके पास जानकारी क्या क्या है, तो जानकारी देखिए, सवाल नंबर अपने कर रहे हैं कौन सा, पांचवें सवाल के अंदर देखिए, पांचवें सवाल के अंदर आपको विस्तार ए और विस्तार बी इस प्रकार की जानकारी दी गई है। और उसके बाद में आपको उम्र दी है जिसमें बालक, युवान, वयस्क और वृद्धों की उम्र दी हुई है, विस्तार ए और बी की। तो जब भी आप सरल विभाजित स्तंभाकृति तैयार करो, कौन सी, सरल विभाजित स्तंभाकृति, तो उस समय आपको दी हुई जानकारी का टोटल कितना है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो ही स्तंभ के अंदर आपको दी हुई जानकारी को क्या करना है, विभाजित करना है। क्लियर। तो जैसे विस्तार ए का टोटल कितना हो रहा है 1200 और विस्तार बी का कितना हो रहा है 1000। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, दो स्तंभ तैयार करेंगे, एक 1200 का और एक 1000 का। तो चलिए यहाँ पर अपने स्तंभ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं अपने विस्तार ए, तो ये हो गया आपका विस्तार ए। क्लियर। ये हो गया विस्तार ए, 1200 का स्तंभ तैयार हो गया। और उसके बाद में क्या है, विस्तार बी, तो वो कितना है आपका 1000। तो यहाँ पे भी आपको गैप व्यवस्थित छोड़ देना है इनके बीच में। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ विस्तार बी। ओके, 1 2 3 1 2 3, इनके बीच में भी चौड़ाई जो होती है वो समान होनी चाहिए, अंतर भी कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। ओके, क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, दी हुई जानकारी 1200 और 1000 की है, तो 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 का एक्स अक्ष पर मैंने विस्तार को ले लिया, वाई अक्ष पर एक सेमी बराबर 200 व्यक्ति अब मैंने लिया। क्लियर। अब देखिए बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो, किताब के अंदर आपको कैलकुलेशन विभाजित रेखा बनाई हुई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे चलते हैं सबसे पहले विस्तार ए के अंदर, तो सबसे पहले आपको कितना दिया है, 480 दिया हुआ है। कितना दिया है, 480। ओके, तो 480 जो है वो 600 और 400 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे कितना है 480। तो देखिए यहाँ पे अपने ले लेते हैं 480, थोड़ा सा 500 से क्या करते हैं नीचे ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 480 का। क्लियर। फिर 480 और नेक्स्ट जानकारी कितनी दी हुई है आपको 360। तो 480 प्लस कितना कर दो 360, तो 480 प्लस 360 किया तो ये कितना आया आपका 840 आया। कितना आया 840। तो अब 840 का ले लो, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 850 और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ये हो गया आपका 850। बस प्लस करते जाना है, दी हुई जानकारी को आपको उसके अंदर इंक्लूड करते जाना है, अपना भी विभाजित रेखा तैयार हो जाएगी। अब 840 के बाद आपको कितना दिया है 240, तो इसमें 240 प्लस कर दो, तो ये हो गया कितना 1080। तो चलिए 1080 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना है 1100, राइट। तो यहाँ नीचे ले लेते हैं अपने 1080। तो ये हो गया आपका 1080 और बाकी फिर 1080 में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कितनी दी है 120। तो 120 प्लस किया तो ये कितना हो गया 1200, 1200। तो 1200 आपका अपना भी मिल गया। ये हो गई आपकी सरल विभाजित स्तंभा आकृति। क्लियर।
दूसरे विस्तार में देखिए सबसे पहले आपको कितना दिया है 350, तो चलिए 350 लेते हैं। तो ये हो गया आपका 300 और ये हो गया 350। क्लियर। तो यहाँ आपने 350 का पहली इन्फॉर्मेशन को ले ली, पहली हुई जानकारी को यहाँ 350 पे ले लिया। फिर कितना दिया है आपको 250, तो चलिए यहाँ पे भी 350 प्लस 250, तो ये कितना हो गया 600, तो 600। तो यहाँ 600 पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, रेखा तैयार कर लो। यहाँ पे हो गया ये आपका 600। फिर 600 के बाद में फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको कितनी दी है 200, तो 600 और 200 कितने हो गए 800। तो चलिए यहाँ पे 800 की एक रेखा तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और फिर 200 किया तो ये कितना हो गया 1000, तो 1000 पे ऑलरेडी लाइन अपना ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर। तो आपने क्या किया, विस्तार ए और विस्तार बी के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर जानकारी को दर्शा दिया। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, तो यहाँ दिया है बालक की, तो बालक के अंदर आपको अलग प्रकार की डिज़ाइन तैयार करनी पड़ेगी, यानी अलग दर्शाना पड़ेगा आपको। तो मैं इस प्रकार की एक डिज़ाइन तैयार कर लेता हूँ। तो ये दर्शाएंगे बालक, तो यहाँ पे भी मेरे को बालक के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार की डिज़ाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका बालक, तो यहाँ हो गया आपका, ये आ गया बालक की जानकारी। अब युवान के अंदर भी इस प्रकार की एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार की, ये जो बता रहा है ये क्या बता रहे हैं, युवान बता रहे हैं जो अपना 15 से 35 वर्ष की उम्र के बीच में हैं। तो यहाँ पे भी मुझे दोनों जो अपना कॉलम है उसके अंदर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दर्शानी पड़ेगी। ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं सेकंड के अंदर इस प्रकार की डिज़ाइन दर्शा देता हूँ। ये हो गया आपका युवान का। चलिए फिर वयस्क के अंदर है, तो वयस्क के अंदर भी अपने एक अलग डिज़ाइन ले लेते हैं नॉर्मल सी। तो यहाँ पे भी ये हो गया थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अंदर मैंने दर्शा दी इस प्रकार की डिज़ाइन, जो क्या बता रही है, वयस्क बता रही है, वयस्कों की संख्या बता रही है। तो चलिए तीसरे कॉलम के अंदर यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वयस्क। ओके। फिर वृद्ध की जानकारी है, तो वृद्ध को भी अपने एक प्रकार की डिज़ाइन दे देते हैं। चलिए सिंपल सी डिज़ाइन तैयार करते हैं ऐसी। तो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पे भी अपने कर देंगे 1 2 3 और 4। क्लियर। तो ये हो गई आपकी कौन सी, सरल विभाजित स्तंभा आकृति। फिर विद्यार्थी मित्रों आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप आलेख तैयार करो, आलेख काफ़ी सरल है पर आलेख तैयार करते समय उसको व्यवस्थित टाइटल दें। आपका प्रमाणित माप में x अक्ष पर, y अक्ष पर और कितना आपने माप लिया हुआ है, इस प्रकार के कॉलम बनाए तो उसको अलग अलग डिज़ाइन जो भी आपको बताइए उस जानकारी को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना पड़ेगा। ओके। तो ये विस्तार ए की है, तो यहाँ अपने लिख लेते हैं विस्तार ए। ये हो गया आपका विस्तार ए और ये हो गया विस्तार बी। क्लियर। दूसरा, जब भी स्तंभों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, स्तंभों की चौड़ाई भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर। तो होप्स हो कि आपको सरल स्तंभाकृति, पास की स्तंभाकृति और सरल विभाजित स्तंभाकृति के ये तीन सवाल समझ में आ चुके होंगे। इस प्रकार के सवाल आपको उदाहरण के अंदर दिए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करें, स्वाध्याय के अंदर भी दिए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करें। ओके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।